आज रानी मुखर्जी हमारे स्टूडियो में आई थी और हमने उनके जीवन के बारे में, उनके करियर के बारे में, उनके परिवार के बारे में, किस प्रकार से वो अपनी फिल्मों को चुनती हैं, उनके काम के बारे में एक लंबी बातचीत की है। और आज हम उसी बातचीत के कुछ अंश, जो दिलचस्प अंश हैं उस बातचीत के, आज आपको यहां दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा जो हमने आपका एक बदलाव आप में देखा, आप अपने करियर की शुरुआत में आप बिल्कुल एक हैप्पी गो लकी, जॉली, फन लविंग, हमेशा खुश रहने वाली शरारती लड़की, आपने वो पहले छवि बनाई और धीरे 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 आपके अंदर एक गुस्सा आने लगा। आपके अंदर एक बदलाव हमें आया कि आप मतलब जैसे एक ज़माने में एंग्री यंग मैन का किरदार हुआ करता था, यू आर अ एंग्री यंग वुमन। तो ये जो बदलाव है, ये जो प्रोग्रेशन है, इसे आप नेचुरल प्रोग्रेशन मानती हैं क्या? इज़ इट रियल? क्या आप अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे ही बदल रही हैं या दिस इज़ ओनली फॉर द फिल्म से, क्योंकि अब आपकी मर्दानी 3 आ रही है? तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी, मेरी जो पहली पिक्चर थी राजा की आगी बारात, वो भी एक सोशल कॉज पे ही थी। इट वाज अ वुमन हु गेट्स रेप्ड और फिर वो किस तरह से फाइट करती है सिस्टम को और हाउ शी ट्राइज टू जस्टिफाई हर लाइफ एट दैट टाइम इन 95। देन आई डिड अ फिल्म कॉल्ड मेहंदी, आपने देखी होगी। मेहंदी में भी एक जो बहू है वो किस तरह से अपने ससुराल में एक मतलब बदलाव लाने की कोशिश करती है। फिर मैंने हेराम की, युवा की, ब्लैक, नो वन किल्ड जेसिका, हिचकी, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, मर्दानी। तो जिस तरीके से मैं भी मतलब बड़ी होती गई फिल्मों में, जैसे मैं जब आई थी तब मैं 17 साल की थी। फिर इस मतलब इंडस्ट्री में ही फ्रॉम अ यंग टीनेजर आई बिकेम अ यंग गर्ल टू अ वुमन, टू अ वाइफ, टू अ मदर। सो आई थिंक ये जो प्रोग्रेशन हुआ है, नेचुरली हुआ है मेरे भी जीवन में। और जैसे जैसे डिकेड्स आते गए, साल आते गए, जिस तरह से हिंदुस्तान बदलता गया, दर्शक बदलते गए, उस तरह से मेरी भी जो सोच है, थिंकिंग है, विथ ईच पासिंग ईयर मतलब बदलती रही। मर्दानी जैसी फिल्म में मैं हमेशा चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ हैं उनमें थोड़ी सी शक्ति आए, थोड़ा एम्पावर हो वो देख के, क्योंकि व्हेन अ लेडी इज़ इन यूनिफॉर्म शी लुक्स वेरी एम्पावरिंग, यू फील वेरी एम्पावर्ड। अभी फिल्मों के नाम लिए जी, वो सब असली घटनाओं पर आधारित हैं। जी। और मैं तो पत्रकार हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, मैंने उन सारी खबरों को कवर किया है अपने शो में। जी, तो चाहे वो नॉर्वे की कहानी हो, जी, चाहे दूसरी कहानी हो, जेसिका, नो वन किल्ड जेसिका, वो तो मीडिया ने कितना उसको कवर किया था। जी। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आप एक एक्टर की भूमिका में असल में एक जर्नलिस्ट हैं। सारी वो खबरें आप उठा रही हैं जो हम लोग जिनको कवर करते आए हैं। जी, जी। आई थिंक हम हमेशा फिल्मों में वही दिखाना चाहते हैं जो हमारे आसपास की घटनाएं होती रहती है। कभी-कभी हम ऐसी भी स्टोरीज दिखाते जो कि काल्पनिक हो, कभी-कभी हम ऐसी भी कहानी दिखाते हैं जो कि सच्ची घटना हुई हो, बट शायद न्यूज़ में जब आई, शायद लोगों ने मिस कर दिया हो, या वो न्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंट थी कि उस पे हम अभी कहानी बना रहे हैं ताकि हम और भी डिटेल्स में उसको दिखा सकें। तो जो मर्दानी की जो नींव भी हुई थी, जो पहली मर्दानी जब आई थी, वो एक्चुअली निर्भया केस के बाद हुई थी। हम औरतों को जो एक शक्ति है, जो एक नारी शक्ति जो हम बोलते हैं, और जो पावर है, जो एम्पावरमेंट है, वो हम इस किरदार के थ्रू लेकर आए, जो कि शिवानी शिवाजी रॉय है, हु इज़ अ वुमेन पुलिस ऑफिसर, फ्रॉम अ लेंस ऑफ अ फीमेल ऑफिसर, कि वो वर्दी जब पहनती है तो किस तरह से मतलब वो अपना ड्यूटी निभाती है, बिकॉज ब्रेवरी डजंट हैव अ जेंडर। क्योंकि एज आई राइटली से कि मर्दानी 1 2012 में हुई थी, अब मर्दानी 3 2026 में हो रही है। तो कहीं ना कहीं दर्शकों ने मर्दानी को अपनाया है, प्यार दिया है, सराहा है, इसलिए हम 3 तक पहुँचे हैं, नहीं तो हम 3 तक भी नहीं पहुँच सकते अभी थे। अब 4 बनाएंगी, मर्दानी 4 भी आएगी। जैसे ही मर्दानी 3 ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, ज़रूर बनाएंगे। आप चाहती क्या हैं? क्या करना चाहती हैं आप अपनी फिल्मों के ज़रिए? आपने जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने एक अपने करियर को एक शिफ्ट दिया है। जी, बाकी लोग शायद ऐसा नहीं कर पाते हैं। बाकी लोग अभी भी सोचते हैं कि एक मसाला फिल्म बनानी चाहिए,
और उसका एक फिल्म, एक हिट फिल्म का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को तोड़ना बड़ा रिस्की है। वाई आर यू टेकिंग दिस रिस्क? आपको चुनाव लड़ना है, आपको अपना कोई एनजीओ सेट करना है, आपको सामाजिक कार्यकर्ता बनना है, आपने इस देश को बदलने का बीड़ा उठाया हुआ है, आप करना क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ यही कहूँगी कि मैं एक अदाकारा हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, और मेरे फिल्मों के ज़रिए मैं कोई सोशल इश्यूज़ या कॉजेज़ को थोड़ा सा लाइट मैं लाना चाहती हूँ। हमारे जो देश की जो महिला है उनको थोड़ा सा एम्पावर करना चाहती हूँ। अगर आपके पास चॉइस हो कि आपको एक फ़िल्म करनी है, कुछ कुछ होता है जैसी फ़िल्म करनी है या मर्दानी जैसी फ़िल्म करनी है, एक आपके पास चॉइस है कि आपको शाहरुख खान के साथ फ़िल्म करनी है और एक रानी मुखर्जी के तौर पर ही फ़िल्म करनी है, जी। आप किसे चुनेंगी? मैं दोनों करूँगी ना, वक्त बहुत है मेरे पास। आप अपने पूरे करियर में अपना बेस्ट रोल किसे मानती हैं और आप अपनी पहचान क्या बनाना चाहती हैं? शुरू में लोग कहते थे खंडाला गर्ल, आती क्या खंडाला, वहाँ से शुरू होकर अगर आज आपको कोई पहचान अपनी बनानी हो तो वो आपकी पहचान क्या होगी? किस रोल के तौर पर आपको जाना जाए? और योर बेस्ट रोल एवर? Tough to say best role, but the most difficult I would say was Black. क्योंकि ब्लैक में जिस तरह से वो जो किरदार था विच वॉज इंस्पायर्ड बाय हेलन केलर, तो वो मैं कहूँगी कि वो एक ऐसी फिल्म थी मेरे जीवन में जो कि मैं खुद वापस शायद न कर पाऊँ। वो जो मैंने किया था उस टाइम शायद वो मैं कभी कर ना अब पाऊँ। अगर ब्लैक 2 बने तो नहीं कर पाएंगे आप? संजय के साथ शायद कर पाऊँ। वैसे ये आइडिया एक अच्छा हो सकता है, अभी बैठे बैठे मैंने भी सोचा नहीं था, बट हाउ अबाउट ब्लैक 2? We'll have to talk to संजय, बट शिवानी शिवाजी रॉय का जो रोल है मर्दानी का, वो भी मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज वो जिस तरह से एक मतलब आई वुड लव टू बी फ्रेंड्स विद शिवानी, क्योंकि उनका जो मॉरल कंपस है ना वो बैंग ऑन है। पर उसमें फिल्म में जब मैंने इसका जी। प्रोमो देखा, ट्रेलर देखा, और वैसे भी जो पुरुष प्रधान समाज है और व्यवस्था है, जैसे पुलिस में भी जी लोग अपने फीमेल बॉस से इंस्ट्रक्शंस नहीं लेना चाहते, जी। दे गेट वेरी अनकंफर्टेबल यस कि एक महिला मेरी बॉस है और ये मुझे कैसे बता सकती है। जी। जब आप इस किरदार को निभा रही थी, ये लिखा जा रहा था, आपने इसको कैसे महसूस किया, कैसे, हाउ डिड यू कॉइन इट? और आपने इस पर जब देखा होगा तो इट्स अ फैक्ट, हालांकि अब चीजें बदल रही हैं। अभी मैं रिपब्लिक डे परेड देख रहा था तो कितनी सारी महिलाएं लीड कर रही थी। एब्सोल्युटली, जो इट वाज सो अमेजिंग टू सी दैट। या पर आपकी अपनी रिसर्च क्या बोलती है, और जब आपने इसको निभाया ये कितना बड़ा फैक्टर था? आपको भी कभी हेल्पलेसनेस लगी है ये करने में कि यू नो बीइंग अ वुमन somebody is uncomfortable to take instructions from you? या बट जैसे मेरा नेचर है मैं उसको नज़रअंदाज कर देती हूँ। आई डोंट गिव इट सो मच इम्पोर्टेंस, क्योंकि आप जितना वो चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे वो और भी मतलब खलेगा। और हमारे मर्दानी सीरीज़ में जैसे कि फर्स्ट, सेकंड और अब थर्ड में जैसे गोपी मेरे राइटर है फर्स्ट और सेकंड के, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सेकंड में ये चीज़ को मतलब बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ आया भी है, बिकॉज देयर इज़ वन पुलिस ऑफिसर हु इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम शिवानी। बट जब मैंने अपना रिसर्च किया, जब मैं महिला अफसर से मिली या मैंने खुद जाके उनको इंटरव्यू किया, वो टाइम पे जिस तरह से मैंने उनका बर्ताव देखा या मैंने पुलिस ऑफिस का जो एक माहौल देखा, उसमें देवर कम्प्लीटली इन चार्ज। और दूसरों को मैंने देखा है, बिकॉज इन जैसे कि हम हमेशा देखते कि पुलिस अफसरों में जेंडर नहीं देखा जाता, उनका डेजिग्नेशन देखा जाता है। तो जो आपका डेजिग्नेशन है आपको उसी तरह से आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से आपका वीडियो हटा दूं और सिर्फ आपका ऑडियो चलता रहे इस इंटरव्यू में, तो भी लोग 1 मिनट में, मुझे लगता है कि 100% लोग पहचान लेंगे कि ये रानी मुखर्जी की आवाज़ है। आपकी आवाज़ इतनी अलग है बाकी लोगों से, और यही आवाज़ शुरू में शायद आपके लिए अड़चन भी बनी थी। जी जी। उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि आपकी आवाज़ बिल्कुल अलग है जी। बाकी की जो अभिनेत्रियां हैं, हीरोइंस हैं, उनकी आवाज़ एकदम अलग। जी। मैं तो बहुतों की आवाज़ पहचान भी नहीं पाता अभी भी, बिकॉज दे ऑल लुक अलाइक, एक जैसी दिखती है। तो इस एकदम अलग आवाज़ के साथ आपने कैसे सफलता पाई, और कभी आपको ये लगा कि ये आवाज़ ही आपकी प्रॉब्लम है?
नहीं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन मेरी आवाज़ का मतलब दर्शकों तक जाना और उनको पसंद आना, ये श्रेय मैं अपने दर्शक को ही दे सकती हूँ। क्योंकि अगर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते या वो नहीं चाहते मेरी आवाज़ को, तो शायद मेरी आवाज़ आज मेरी पहचान नहीं बनती। शुरुआत में सिर्फ गुलाम जो मेरी पिक्चर थी, उसमें मेरी जो आवाज़ है वो डब की गई थी। कैसा लगा था तब आपको जब दुख हुआ था। जब प्रोड्यूसर ने कहा कि आपकी आवाज़ नहीं जाएगी? दुख तो हुआ था, लेकिन तब मैं न्यूकमर थी, मतलब 18-19 साल की थी मैं। उस समय मैं कुछ बोल नहीं पाई। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वी हैव टू बी पार्ट ऑफ द फिल्म एज अ टीम प्लेयर। तो वो समय में उनको ऐसा फीलिंग आया था, जो कि विक्रम है जो मेरे डायरेक्टर, आमिर जो कि मेरे को स्टार थे, और मुकेश भट्ट जो कि प्रोड्यूसर थे, उनको ऐसा फीलिंग आया था कि हम इतनी बड़ी पिक्चर मतलब आमिर के अगेंस्ट एक न्यूकमर को ले रहे हैं, रानी को ले रहे हैं, उसकी आवाज़ शायद दूसरे एक्ट्रेसेस की तरह स्वीट नहीं है, मतलब मधुर नहीं है, तो शायद वो उसके लिए ही मतलब बैकफायर हो जाएगा। उनको ऐसे शायद दिमाग में आया था, और उन्होंने शायद वो डिसीजन लिया भी था शायद मेरी अच्छाई के लिए, प्रॉब्लली, मुझे नहीं पता। कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के चक्कर में कुछ ऐसी मतलब डिसीजंस लेते हैं जो कि शायद मेरे लिए अच्छा नहीं हो, बट उनके नज़रिए से शायद वो ठीक ही मतलब कर रहे थे कि वाई टेक अ चांस, कि इतनी बड़ी पिक्चर है, अगर आवाज़ के लिए उसको मतलब रिजेक्ट कर दे लोग, तो वो समय उन्होंने वो डिसीजन लिया। मैंने एक्सेप्ट किया, बट दुख तो हुआ था ऑफ कोर्स। बट मेरी खुद बट मेरी मैं बोलती हूँ ना, इट्स माय लक कि कुछ कुछ होता है। मैं करण ने डिसीजन लिया कि नहीं, हम आपकी आवाज़ के साथ जाएंगे क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ पसंद है। तो वो एक डिसीजन ने एटलीस्ट इट डिडंट स्टीरियोटाइप द डिसीजन कि इसकी वॉइस डब होनी चाहिए। और क्योंकि मेरी खुद की आवाज़ थी, तो फिर आगे चल के भी मेरी आवाज़ हर फिल्म में गई और दर्शकों तक पहुंची, और उन्होंने मेरी आवाज़ को मेरी पहचान बनाई। अब मैं आपसे एक सवाल एक देश के नागरिक के तौर पर भी करना चाहता हूँ, और एक फिल्म इंडस्ट्री के एक सिटीज़न के तौर पर भी, एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर ऑल्सो। हमने ये देखा कि जब जब देश में पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं जी, मतलब सरकार बदल जाती है, वोटिंग पैटर्न बदलता है, कोई विचारधारा बदल जाती है, आपको लगता है कि सरकार बदलने के बाद बॉलीवुड का माहौल भी बदल जाता है, फिल्म इंडस्ट्री का माहौल भी बदल जाता है? और ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी AR रहमान ने एक स्टेटमेंट दिया था विच वॉज वेरी कंट्रोवर्शियल। मेरा मकसद कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का नहीं है, बट मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि अब पिछले कुछ साल से जो लोग डिसीजन मेकिंग में हैं उनको क्रिएटिविटी के बारे में पता नहीं है, तो मैं इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा है। डू यू थिंक, मैं तो सोचता था कि बॉलीवुड इज द मोस्ट सेक्युलर प्लेस। इट इज़, एंड आई स्टिल बिलीव दैट बॉलीवुड इज़ द मोस्ट सेक्युलर प्लेस। मतलब जहाँ ना जाति चलती है कि आप OBC हाँ, हैं कि आप बैकवर्ड यहाँ हैं, पे सिर्फ दर्शकों का प्यार चलता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने एक स्ट्रगलर के तौर पर भी काम किया है व्हेन यू आर वेरी जूनियर, और आज आप इस पोजीशन में हैं कि आप लोगों को काम दे सकती हैं। वहाँ से लेकर यहाँ तक आपने कभी ये महसूस किया कि आपको काम इसलिए मिलेगा या नहीं मिलेगा कि आप किस धर्म से हैं या किस जाति से हैं, किस स्टेट से हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने अपने 30 साल के करियर में कभी ये नहीं देखा है। आई लव द इंडस्ट्री। आई थिंक ये इंडस्ट्री ने मुझे रानी मुखर्जी बनाया, और यहाँ पे जो सच है, और मैं दिल से बोल रही हूँ आपको, यहाँ पे मेरिट बोलता है, आपका काम जो है वो बोलता है, और दर्शक जिसको चाहते हैं वो ही मतलब रूल करता है, राज करता है। तो आई थिंक हमारे इंडस्ट्री में आई फील इट्स द मोस्ट सेक्युलर प्लेस, इट्स द मोस्ट अमेजिंग प्लेस टू बी इन। कभी आपने ये महसूस किया होगा कि देयर इज़ अ बंगाली लॉबी, देयर इज़ अ साउथ इंडियन लॉबी, देयर इज़ अ मलयाली लॉबी, देयर इज़ अ पंजाबी लॉबी, और ये सब लॉबीज जब काम करती हैं तो देयर इज़ दे क्रिएट अ डिवीजन? ऐसा लगा आपको कभी? नहीं, ये जाति तो नहीं, धर्म भी नहीं, बट देयर आर डिफरेंट लॉबीज ऑल्सो। हाँ, बट आई थिंक मैं बहुत हर चीज़ से मतलब परे हूँ। मैं सिर्फ अपने फिल्मों में फोकस करती हूँ,
वो टाइम पे ही मेरा फोकस होता है, बाकी टाइम मैं अपने बच्चे पे फोकस करती हूँ, मेरे परिवार में फोकस करती हूँ। मैं आपके बारे में जब रिसर्च कर रहा था और मैंने भी देखा तो आप सोशल मीडिया पर नहीं हैं। जी और आज का ज़माना ये है कि हम एक्टर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को इस बात से नापते हैं कि इसका सोशल मीडिया पर कितना प्रेजेंस है जी और कितने फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया जी। पर, और ये कलाकार कितना वायरल होता है। जी। तो आपको कभी फोमो नहीं होता कि आप वायरल ही नहीं हो रही हैं? नहीं नहीं, क्योंकि मुझे वायरल हमेशा अपने काम के वजह से होना है। और जब मेरी फिल्म आती है तो बॉक्स ऑफिस मुझे बता ही देता है कि मैं कितनी वायरल हूँ या मैं नहीं हूँ। पर सोशल मीडिया से आप दूर क्यों रहीं? बहुत बार हर किसी का एक मन करता है कि मैं अपनी राय एक्सप्रेस करूं, अपनी ओपिनियन किसी चीज़ के बारे में बताऊं, मुझे क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, और सोशल मीडिया उसका एक बहुत बड़ा माध्यम हमारे देश में जी। बन गया है। तो आप सोशल मीडिया पर क्यों नहीं हैं? इसकी सोशल मीडिया एक ऐसा एक कुआं है मेरे हिसाब से कि आप जितना भी इन्फॉर्मेशन दो वो और भी इन्फॉर्मेशन चाहता है, और मेरे पास एक्चुअली उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है खुद के जीवन के बारे में भी और किसी चीज़ के बारे में भी। और मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर मेरे फैंस अगर पूछ बैठे कि आपके पर्सनल लाइफ में आप उनके मतलब उन चीज़ों के बारे में आप बताएं, तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं हूँ ज़्यादा शेयर करने के लिए। मैं बचपन से ही थोड़ा सा रिज़र्व मतलब थी। आई थिंक आई रिस्पेक्ट माई प्रिवेसी अ लॉट। ऊपर से मेरी शादी भी ऐसे इंसान से हुए जो कि बहुत मेरा ज़्यादा, अगला सवाल यही था कि क्या ये एक कारण था आई कि थिंक आप वो दोनों भी बहुत प्राइवेट है। तो आई थिंक वो बोलते ना राम मिलाए जोड़ी। तो आई थिंक क्योंकि वो भी बहुत प्राइवेट है, मैं भी खुद मतलब प्राइवेट हूँ। मैं तभी मतलब बाहर निकलती हूँ जब मुझे मेरी फिल्म का प्रचार करना हो पर इतना देने के लिए। इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है आपका और आदित्य का। जी दो लोग जो शोबिज में हैं, जी जिनका काम ही कैमरे से कंटेंट बनाना है, जी जिनका काम कंटेंट को बनाकर आगे उसको बाजार में बेचना है, जी लोगों तक पहुंचने का, जी और वो दोनों इतने इंट्रोवर्ट और इतने शाय लोगों की तरह रहते हैं, और मतलब आपका जो मूल काम है जी। कैमरा, उसके सामने ही आप नहीं आना चाहते। सो हाउ डू यू बोथ ऑफ यू सर्वाइव लाइक दिस? we've survived till now. I'm hopefully, I think we've done pretty well. आगे भी ऐसे ही होगा। मैं दर्शकों के लिए सवाल पूछना चाहता हूँ। जो लोग, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जी। जो अभी भी सोशल मीडिया से या तो बोर हो चुके हैं या इस लाइमलाइट से जो दूर जाना चाहते हैं। बहुत बार आपका मन करता है कि लाइमलाइट के पीछे भी, उससे मतलब दूर भी एक जिंदगी है, ऐसा नहीं है कि वो लोग जिंदगी जी नहीं रहे। जी तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना कोई अनुभव हमें ये बताइए कि सोशल मीडिया के बिना, लाइमलाइट के बिना, बिना कैमरे पर रोज फोटो खिंचवाए, बिना वायरल हुए, बिना इंस्टाग्राम रील के जी जीवन कैसा होता है? बहुत अच्छा और होता है। आर यू लिविंग अ बेटर लाइफ देन ऑल ऑफ अस, जो दिन भर ये सोचते रहते हैं कि आज क्या रील बनाऊं, क्या मैं आई सोशल थिंक मीडिया पे डालूं? प्रेशर बहुत हो जाता है ना रोज कि कुछ ना कुछ करना ही है। आई थिंक फोकस आपका क्या है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। मतलब जिनको जो अच्छा लगता है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई पार्टी में गए या कोई शादी पे गए, पहला इंस्टेंट होता है कि लोग अपना फ़ोन निकाल लेते हैं। तो लोग मतलब डायरेक्टली इंजॉय करना भी भूल चुके हैं, वो सब फ़ोन के थ्रू ही देख रहे हैं। अगर वो लाइव भी है कहीं पे तो वो लाइव अपनी आंखों से नहीं देख रहे, वो फ़ोन के थ्रू देख रहे हैं। तो आज टाइम मतलब बदल गया। हम जिस टाइम से आए हैं वो टाइम पे फ़ोन भी नहीं हुआ करता था, हमें नॉर्मल मतलब पीसीओ से फ़ोन करना पड़ता था। तो हम उस टाइम से आए, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ। जो लोग पैदा हुए हैं मतलब जेन जी और जो जेन अल्फ़ा जो पैदा हुए हैं सब चीज़ों के साथ, फ़ोन के साथ, सोशल मीडिया के साथ, शायद उनको मेरी बातें कुछ एलियन लगेंगी, क्योंकि उनको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है। बट क्योंकि हम उस दौर से आए जब ये कुछ नहीं था, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो टाइम पे हम जी नहीं रहे थे। वो टाइम पे भी हम जी रहे थे, वो टाइम पे भी हम पिक्चरें बना रहे थे, वो टाइम पे भी पिक्चर हिट हो रही थी। तो ऐसी बात नहीं कि वो टाइम से हम नहीं आए हैं। आपने अपनी बेटी को भी सोशल मीडिया से दूर रखा है? एब्सोल्युटली। हाउ आर यू रेजिंग हर? ये मैं देखिए, टू अंडरस्टैंड पेरेंटिंग फ्रॉम रानी मुखर्जी। हाँ बिल्कुल, कोई फिल्म की बात नहीं हो रही, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो रही, बट हाउ अबाउट पेरेंटिंग? आई थिंक आई हैव अ जेन अल्फा चाइल्ड जो कि
अब की मतलब बच्चे तो मैं बहुत सीखती हूँ उससे भी। और वो बहुत एक अच्छी एक मिश्रण है मेरे और आदि की। शी हैज़ अ लॉट ऑफ विजडम फॉर अ एज। और उनके साथ मैंने देखा है कि आप कुछ जैसे मेरी माँ जब मुझे बड़ा कर रही थी तो बहुत अलग वे से मुझे बड़ा कर रही थी कि जो मम्मी बोलती थी अगर मुझे वो सही भी लगा नहीं भी लगा, बहुत बार मैंने मान लिया। मतलब मैं एक्ट्रेस भी बनी हूँ मेरी मम्मी के कारण, कि मम्मी ने बोला एक्ट्रेस बन जाओ तो मैं बन गई, मुझे बनना था कुछ और। बट अब की जनरेशन में मैं जो देख रही हूँ कि यू हैव टू रीज़न विथ हर, कि अगर मैं उसको बोलती हूँ कि ये खाना आपको नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें शायद मतलब आपके सेहत Unhealthy के है। लिए अच्छा नहीं होगा, तो मुझे रीज़न देना है कि क्यों। और अगर उसको रीज़न ठीक अगर वो समझ गई तो फिर वो नहीं खाएगी, बट वो रीजनिंग मतलब बराबर होनी चाहिए। But then as a parent you have to be on your toes and you have to know each and everything to yes convince I her. have to be on the toes and I have to also follow that। क्योंकि मतलब बहुत बार लोग ऐसे बोलते हैं ना कि आप क्या सिखाते हो बच्चों को, कि आपने क्या शिक्षा दी। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ सबको कि बच्चों को ना कभी भी कुछ सिखाया नहीं जाता है, बच्चे देख के मतलब बड़े होते हैं, वो देख के सीखते हैं। तो आप जैसे घर पे रहेंगे और आपका जो बर्ताव है, आप जिस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हो, बच्चा वही देखता है Do you और keep बच्चा her- वो देख के ही मतलब बड़ा होता है। Do you keep her away from TV and OTT No, and social no, no, media, or no, no, no. she watches? She watches, but there's of course a parental thing that we let her watch what is like right for her, and there is a parental lock that is there on her TV। आज आप दूरदर्शन पर आई हैं, जी। बहुत समय के बाद आप डीडी जी। पर आई हैं। हम डीडी, दुनिया बदल रही तो डीडी भी बदल रहा है, लेकिन हमारा जो व्यूअर है वो बड़ा ट्रेडिशनल है। जी। दूरदर्शन को आज भी बहुत विश्वास के साथ देखते हैं। हमारे व्यूअर्स से और डीडी के व्यूअर्स से आप क्या कहना चाहती हैं? ये लास्ट का 1-2 मिनट मैं आपको देना चाहता हूँ। आप बताइए, अगर आपको नॉस्टैल्जिक लग रहा है वो भी आप बता सकती हैं। मुझे तो डीडी का हमेशा वो जो लोगो है टीवी पे और उसका जो म्यूज़िक है, जो मैं नहीं गाऊंगी, मैंने आपके लिए गाया मैंने ऑफ कैमरा गाया था आपके लिए, बट वो जो एक हमारे डीडी न्यूज़ का जो है छवि है, वो हमारे देश की छवि है। मतलब वो सत्यम शिवम सुंदरम वाला मतलब हाँ, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है वो। और मैं आपको बता भी रही थी कि उसका एक 2.0 वर्जन अभी होना चाहिए, जो हम लोग बचपन से देखते आए हैं। और एक होता था ना कि जैसे ही टीवी जब ऑन होता था, क्योंकि इतने चैनल्स नहीं हुआ करते थे, एक डीडी ही हुआ करता था वो टाइम पे जब हम बड़े हो रहे थे, तो बड़ा मज़ा आता था। वो जब म्यूज़िक स्टार्ट होता था ना, तो हम कोई भी कमरे में होते थे तो हम आ जाते थे टीवी के सामने कि अभी स्टार्ट कुछ होने वाला है। तो दोज आर द मेमोरीज आई हैव ऑफ डीडी। और मैं डीडी के दर्शकों को बोलना चाहूँगी, जो अभी जो जेन जी और जो जेन अल्फा अभी देखते हैं, कि डीडी इज़ वेरी वेरी स्पेशल टू अस एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। वी लव डीडी। नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि आज आप डीडी न्यूज़ के स्टूडियो में आई हैं। जी, ऐसे लगता है कि ब्लेसिंग, हाँ। जैसे मतलब मर्दानी 3 के लिए एक ब्लेसिंग हो गया। तो रानी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल इंटरव्यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आज हमने आपको रानी मुखर्जी के साथ इस इंटरव्यू के कुछ खास अंश दिखाए हैं, पूरा इंटरव्यू नहीं दिखाया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा इंटरव्यू आप देखें तो ये आप देख सकते हैं 31 जनवरी यानी शनिवार को डी कोड के वीकेंड एडिशन में रात 9 बजे, यहीं पर यानी डीडी न्यूज़ पर।